गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे कि किसने माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले कदम रखा। तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीवित सेल को देखा था। उसके बाद में यहाँ पर रॉबर्ट कोच आए, जिन्होंने वास्तविक रूप में बैक्टीरिया की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं जो विभिन्न रोगों के रोग कारक होते हैं। कुछ अवधारणा भी उन्होंने प्रस्तुत की थी। एंथ्रेक्स की खोज भी की थी, ट्यूबरक्लोसिस की भी खोज की थी। उसके बाद में यहाँ पर लुईस पास्चर आए। लुईस पास्चर ने बताया कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती, किसी जीव के द्वारा होती है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे है यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया कि ये इनका जो कार्य चल रहा था, शोध कार्य, तो इनका शोध कार्य चल रहा था बैक्टीरिया के ऊपर। ये शोध कार्य इनका बैक्टीरिया के ऊपर चल रहा था। इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया का ये संवर्धन करा रहे थे। और संवर्धन किस पर होता है? संवर्धन प्लेट पर। संवर्धन प्लेट पर, पोषक माध्यम संवर्धन प्लेट कहें या फिर कहें पोष माध्यम कहें, तो इन्होंने ये इस पर कार्य कर रहे थे। तो बैक्टीरिया का संवर्धन प्लेट पर या पोषक माध्यम पर करा रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ये संवर्धन प्लेट है, इस संवर्धन प्लेट में जो किनारे हैं, किनारों पर कुछ बीच में यहां कवक पैदा हो जाती है। इस संवर्धन प्लेट के किनारों पर कुछ बीच में यहाँ पर कवक पनप जाती है, कवक पैदा हो जाती है। तो जिस स्थान पर कवक थी, जहां कवक पनपी हुई थी, वहां पर बैक्टीरिया का संवर्धन नहीं हुआ। बैक्टीरिया का संवर्धन नहीं हुआ। उस स्थान पर बैक्टीरिया का संवर्धन नहीं हुआ, या फिर कहें कि बैक्टीरिया का गुणन नहीं हुआ। साइंटिस्ट थे तो सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। माथा ठनक गया इनका कि मैंने तो पूरे के पूरे संवर्धन प्लेट पर पोषक माध्यम डाला हुआ है। जब पूरी ही प्लेट पर पोषक है, पोषक पदार्थ प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया पूरी प्लेट पर क्यों नहीं है? जिस जगह पर कवक है, कवक ने अपनी ग्रोथ की है, उस जगह पर क्यों नहीं है? इन्होंने यहां से कवक को उठाया, कवक को पृथक किया, पृथक करके इसका अध्ययन किया, इसका एनालिसिस किया। तो अध्ययन करने पे बताया कि जो यहाँ पर कवक थी, वो कवक कौन सी थी? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इस पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा कुछ पदार्थ का स्रावण हो रहा था, कुछ पदार्थ का स्रावण हो रहा था। और जिस पदार्थ का यहां पर स्रावण हो रहा था, ये पदार्थ बैक्टीरियाओं की ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। इस पदार्थ के स्रावण के कारण यहां पर बैक्टीरियाओं की ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये बैक्टीरियाओं की ग्रोथ को रोक रहा था, इसको यहां पनपने नहीं दे रहा था। तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर इन्होंने इसके आधार पर, जब उन्होंने स्टडी की, होल स्टडी करने के बाद में यहाँ पर के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक है, इस कवक के द्वारा एक प्रतिजैविक का संश्लेषण होता है। प्रतिजैविक का स्रावण होता है, और यही प्रतिजैविक क्या करती है?
इस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती। तो जो यहाँ पदार्थ स्रावित हो रहा था, इस पदार्थ का श्रावण हो रहा था, इस पदार्थ का नाम इन्होंने इसके नाम पर क्या रखा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन रखा इन्होंने, इस पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। और पेनिसिलिन फर्स्ट खोजी गई क्या है? प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। क्योंकि जब हमें फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर भी तो देते हैं एंटीबायोटिक्स। फीवर को उतारने के लिए, उसको हटाने के लिए तो क्या देते हैं? टैबलेट की फीवर को हटाने के लिए। लेकिन एंटीबायोटिक क्यों दी जाती हैं साथ में? उनकी और ग्रोथ ना हो, उस ग्रोथ को रोकने के लिए क्या दी जाती हैं? एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो हैवी डोज एंटीबायोटिक्स की होती है। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई फर्स्ट प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम कवक से फर्स्ट टाइम खोजा गया था। और इसको स्टेफाइलोकोकाई, यहाँ बैक्टीरिया कौन से थे? स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर इसका जिसकी संवर्धन प्लेट को उन्होंने क्या किया था? संदूषित किया था। यहाँ इसकी सबसे पहले रिसर्च की थी। अब यहां से सिलसिला शुरू हुआ एंटीबायोटिक्स की रिसर्च का। उसके बाद में सेलमैन अब्राहम बॉक्समैन, सेलमैन अब्राहम बॉक्समैन, इन्होंने सॉइल में पाए जाने वाले जितने भी सॉइल में, सॉइल की होल स्टडी की थी, डिटेल स्टडी की थी। और इन्होंने देखा कि सॉइल के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं, या फिर कहें कि सॉइल में कौन कौन से बैक्टीरिया उपस्थित हैं। तो यहाँ सेलमैन अब्राहम बॉक्समैन ने सबसे पहले यहाँ मृदा परिच्छेदिका, जो सॉइल की स्तरीकरण होता है, उसका स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है, उसकी विभिन्न परतों के बारे में खोज की, परतों की स्टडी की। और उस परतों में कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन बैक्टीरियाओं के बारे में यहाँ इन्होंने सबसे पहले बताया था। और यहाँ इनको अलग किया, इनका संवर्धन किया, और संवर्धन करने के बाद में कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ इसके बाद उन्होंने विभिन्न एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया, क्योंकि जो जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ जिसके द्वारा रुक रही थी, वो एंटीबायोटिक्स क्या है? उस बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए क्या था? परफेक्ट था। तो यहाँ सेलमैन अब्राहम बॉक्समैन ने और ज्यादा स्टडी करके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया। तो इन्होंने एक एक्टिनोमाइसी फफूंद थी जो सॉइल में पाई जाती है, एक्टिनोमाइसी फफूंद मतलब कवक। इस एक्टिनोमाइसी कवक से इन्होंने कौन सा प्रतिजैविक? एक्टिनोमाइसिन बनाया, एक्टिनोमाइसिन। यहां से इन्होंने सेकंड था ये एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को बनाया, इसको यहां पर पृथक किया। यहां कुछ एंटीबायोटिक्स और उनके स्रोतों की बात करते हैं हम। और उनके स्रोत, फर्स्ट पेनिसिलिन, तो किससे प्राप्त हो रही है? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किससे किया था पृथक? पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से। सेकंड सेफेलोस्पोरियन, सेफेलोस्पोरियन, सेफेलोस्पोरियन एंटीबायोटिक को इन्होंने क्लेडोस्पोरियम स्पीशीज से पृथक किया था, क्लेडोस्पोरियम
स्पोरियम, स्पीसीज से यहां इसको पृथक किया था। नियोमाइसिन, नियोमाइसिन, नियोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडियाई से किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडियाई, नियोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिन, 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 तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिजुएली से पृथक किया था। बेनिजुएली से पृथक किया था। पॉलीमिक्सिन, पॉलीमिक्सिन, पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक्स को बैसिलस ब्रेविस से पृथक किया था। बैसिलस ब्रेविस से पृथक किया था। तो यहाँ कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको विभिन्न कवक और या बैक्टीरियाओं से पृथक किया गया था। ऐसा नहीं है कि कवक ही कवक, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिनके द्वारा इनको पृथक किया गया था। बात करते हैं हम टीकाकरण की। टीकाकरण, टीकाकरण को सबसे पहले एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर सामने लेके आए थे। इन्होंने एक नई चीज की खोज कर दी, एक नई दुनिया में ले आए लोगों को ये। तो इन्होंने अब तक जो एंटीबायोटिक्स थोड़ी ये थी, तो इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी बीमारी को पहले से ही हम उसके प्रति अलर्ट रहें, जैसे हमारे जो सैनिक हैं वो पहले से ही अलर्ट हैं कि अगर कहीं से कोई आक्रमण होने वाला है तो उसको कैसे रोकना है, क्या करना है। तो इन्होंने कहा अगर हमारी बॉडी पहले से ही अलर्ट रहे तो जो बाहर के आने वाले जो पैथोजेंस हैं, जो रोग कारक हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको बॉडी में घुसते ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो सूक्ष्म जीव थे, इन सूक्ष्म जीव को इन्होंने क्या कर दिया, एक तो होते हैं उग्रावस्था में, वो तो घुसते ही क्या करेंगे, अटैक करेंगे, इम्यून सिस्टम को नष्ट करेंगे। लेकिन इन सूक्ष्म जीवों को इन्होंने क्या किया, इन सूक्ष्म जीवों को इन्होंने सुप्त अवस्था में ले आए, इन्हें ये सुप्त अवस्था में ले आए। इनके अंदर रोग उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कर दी, नष्ट। इन्होंने इन सूक्ष्म जीवों में जो रोग उत्पन्न करने की इनकी कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी, इसको इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद में इन्होंने इनको इंजेक्शन में एक वैक्सीन, तो इनको इन्होंने एक लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन के जरिए कहां एंटर कराया, बॉडी में। तो इन्होंने जो सूक्ष्म जीव इन्होंने लिए थे, इनको लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन के जरिए बॉडी में इंजेक्ट कराया। तो इन्होंने देखा कि ये जो इंजेक्शन हम दे रहे हैं लिक्विड फॉर्म में बॉडी में, तो ये क्या करते हैं, अगर इंजेक्शन लगने के कुछ समय बाद ऐसा व्यक्ति किसी उसी बीमारी के पास पहुंच जाता है जिसको हमने उसको वैक्सीन दे दी है, तो उसको रोग नहीं होता। क्योंकि इन्होंने दो बीमारियों पर उस वक्त की सबसे जो घातक दो बीमारी थी, एक तो थी काउपॉक्स और दूसरी थी स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स,
बड़ी माता और छोटी माता, ये उस वक्त की दोनों ऐसी घातक बीमारियां थीं कि एक बार अगर हो जाए तो बच्चा या तो मर जाएगा, अधिकतर उस वक्त बच्चों के अंदर होती थी, बच्चा मर ही जाएगा। अगर बच गया तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इन्होंने देखा कि जो बच्चे बच जाते हैं, जो व्यक्ति बच जाता है इस बीमारी से, उसके अंदर लाइफ में कभी भी ये बीमारी उसको प्रभावित नहीं कर पा रही है। उसको ऐसे समूह के बीच में रख दिया जिनके अंदर पॉक्स हो रही है, फिर भी उसके अंदर पॉक्स नहीं फैल रही। तो इस चीज से उन्होंने कहा इसमें होता क्या ऐसा कि ये बीमार नहीं हो रहे। तो यहाँ से ये इंस्पायर हुए। इंस्पायर होके इन्होंने फिर यहाँ पर स्टडी की। स्टडी करने के बाद में इन्होंने यहाँ पर उन्होंने देखा कि हमारी बॉडी में एक बार अगर किसी रोग से संबंधित या फिर कहें कि उस रोग का कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंच जाता है, रोगाणु पहुंच जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेता है। और एंटीबॉडी बनने के बाद में जैसे वो पैथोजन बॉडी में पहुंच रहा है तो उनको क्या करेंगी, जो यहाँ पर टी किलर सेल्स होती हैं उनको मार देती हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है बॉडी में पहुंचने पर। तो पहले से ही बॉडी क्या है, अलर्ट है उस रोग के प्रति। तो यहाँ सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने गिफ्ट की थी। तो उन्होंने टीकाकरण की खोज की। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन को बताया था कि वैक्सीनेशन के जरिए हम किसी भी बीमारी से पहले ही अलर्ट हो सकते हैं, जिससे हमारे अंदर कोई बीमारी ना फैले। तो यहाँ तक का तो रहा इतिहास कि किस बीमारी को कैसे, कहाँ, कैसे खोज की। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो क्या है, इतिहास। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में बहुत विस्तृत एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वर्तमान में जहां हम प्रेजेंट हैं, क्योंकि आज हमारे पास में सब कुछ है, तो कोई भी वहां तक एक साथ नहीं पहुंचता। स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ पहुंचते हैं, कम से अधिक की ओर, निम्न से उच्च की ओर। तो अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया की खोज हो चुकी है, बैक्टीरिया के बारे में पता चल चुका है, तो फिर पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया कोई। बैक्टीरिया क्या है, कैसे हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट्स से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक आध कोशिका जिसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक के स्थान पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, केंद्रकाव पाया जाता है। न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो यहाँ पर सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। और पूरी की पूरी जो एक कोशिका है, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे उपापचयी क्रियाएं हैं, चाहे अपचयी क्रियाएं, सारी की सारी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स जीव थे। और खोज किसने की थी, तो हम खोज पढ़ चुके हैं, एंटोनी वॉन लियोनहॉफ। एंटोनी वॉन लियोनहॉफ। तो खोज की थी एंटोनी वॉन लियोनहॉफ ने। और नाम क्या दिया था इन्होंने, एनिमलक्यूलस। नाम दिया था इनको एनिमलक्यूलस। एनिमलक्यूलस इन्होंने नाम दिया था। चलते हैं आगे की तरफ कि यहां पर सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण जब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले लीनियस ने जब वर्गीकरण किया, तो यहां पर कैरोलस लीनियस ने सूक्ष्म जीवों को बर्मीज समूह में रखा था। इन्होंने दो ग्रुप में बांटे थे।
तो यहाँ सूक्ष्म जो जीव थे इनको कहाँ रखा था, बर्मीज समूह में, बर्मीज ग्रुप में रखा था। कैरोलस लिनियस ने यूनिसेल्यूलर का एक अलग ग्रुप किया था, मल्टी सेल्यूलर का एक अलग ग्रुप किया था। तो इनको किस में रखा था, बर्मीज समूह में रखा था। एहरनबर्ग ने इनको क्या रखा, कहा बैक्टीरिया। एहरनबर्ग ने इनको बैक्टीरिया नाम दिया। एहरनबर्ग ने इनको फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया नाम दिया था। अब करते हैं इनके सामान्य लक्षणों की बात, कि इनके सामान्य लक्षण होते क्या हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। संरचना कैसी होती है, सरल। संरचना अत्यंत सरल। संरचना अत्यंत सरल होती है। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं पैरासाइट, या तो पैरासाइट रूप में मिलेंगे या स्पोरोफाइट रूप में मिलेंगे। स्पोरोफाइट मृतोपजीवी, और कुछ कैसे मिल जाते हैं, सहजीवी के रूप में, कुछ सहजीवी के रूप में। राइजोबियम का नाम सुना होगा, तो कैसा मिलता है, सहजीवी के रूप में। तो ये अधिकतर पैरासाइट होते हैं, कुछ स्पेरोफाइट होते हैं जो मृत जीवियों पर, मृतोपजीवियों पर मिलते हैं, और कुछ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनके अंदर श्वसन के लिए कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो श्वसन के लिए क्या होता है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन बलित हो जाती है, और बलित होकर एक संरचना का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं हम मीजोसोम। और ये किसका कार्य करता है, मीजोसोम बैक्टीरिया में श्वसन का कार्य करता है। मीजोसोम के द्वारा बैक्टीरिया में श्वसन का कार्य किया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन ने बलित होकर निर्माण किया है, तो उसके द्वारा यह श्वसन का कार्य होता है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए भी उपस्थित होता है और आरएनए भी उपस्थित होता है। तो बैक्टीरिया में दोनों ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं, अब यहाँ न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जो केंद्र काव है, जो न्यूक्लियोइड है, उसी के अंदर ये दोनों बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया दोनों प्रकार के होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, स्पोरोफाइट भी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्वयंपोषी भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्वयंपोषी भी होते हैं। और जो बैक्टीरिया स्वयंपोषी होते हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब वो रसायन क्लोरोफिल वाले होते हैं या कैसे होते हैं, कि विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, हेल्प करता है। बात करें हम जनन की, तो बैक्टीरियाओं में अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। जनन अलैंगिक प्रकार का होता है, और अलैंगिक प्रकार में भी जो सबसे कॉमन पाया जाता है वो पाया जाता है विखंडन के द्वारा। विखंडन द्वारा, अलैंगिक प्रकार का भी किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। लैंगिक जनन यहां एब्सेंट होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, एब्सेंट। लैंगिक जनन के स्थान पर यहां एक चीज पाई जाती है, आनुवांशिक पुनर्योजन विधि। आनुवांशिक पुनर्योजन विधि। जिसके द्वारा दो बैक्टीरिया आपस में अपने कुछ जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक जनन ना होकर के आनुवांशिक पुनर्योजन की विधि
पाई जाती है। और ये कौन कौन सी विधियां होती हैं? संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। आगे हमको डिटेल में पढ़ना है इन तीनों विधियों को। तो ये होते हैं एक बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण जो लगभग सभी बैक्टीरिया के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।